हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सामेत क्लासेस। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो इन्फ्लेशन है, जिसे हिंदी में हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। और ये इन्फ्लेशन का पहला पार्ट है दोस्तों। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। इन्फ्लेशन: व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड कंपेयर टू अवेलेबल सप्लाई, देन देयर इज प्राइस राइज। दिस प्राइस राइज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। दोस्तों, होता क्या है कि जो इकोनॉमी है उसमें जो डिमांड है वो सप्लाई से अधिक हो जाता है। कोई भी वस्तु का जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाता है और सप्लाई जो है वो डिमांड से कम रहता है। तो इस केस में क्या होता है, उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और उसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। एक आसान भाषा में कहें तो पैसे की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, उसको हम लोग इन्फ्लेशन कह सकते हैं। ठीक है। इन इन्फ्लेशन टू मच मनी चेजेस अ फ्यू गुड्स। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि बहुत सारी मुद्राएं कुछ वस्तुओं का पीछा करती है। मतलब पैसे तो होते हैं आदमी के पास, लेकिन जो वस्तु है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उस पैसे का फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाता, हम लोग फिर भी उसको परचेज नहीं कर पाते हैं। तो इसे हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। ड्यू टू लिमिटेड सप्लाई देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन इकोनॉमी में होता क्यों है? तो जो सप्लाई है वो लिमिटेड रहता है। कोई भी प्रोडक्शन होता है तो वो लिमिटेड ही रहता है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड जितना मर्जी उतना सप्लाई कर सकता है। तो जो सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से क्या होता है कि जो उसका डिमांड है वो तो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि किसी भी कंट्री का जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है, या कंजप्शन जो उस कमोडिटी का जो कंजप्शन है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस वजह से डिमांड तो कंटिन्यू इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन जो सप्लाई है वो उतना ज़्यादा हम लोग इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, सप्लाई लिमिटेड रह जाता है और इसी वजह से उस वस्तु का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है और उसे ही हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। आइए देखते हैं इन्फ्लेशन में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपना अपना विचार दिया था। तो उसमें पिगू का व्यू क्या था? अकॉर्डिंग टू पिगू, इन्फ्लेशन इज फाउंड इन द इकोनॉमी व्हेन। पिगू के अनुसार अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति तब पाई जाती है जब, पहला है, डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई इज कांस्टेंट। जब डिमांड इंक्रीज करेगा और सप्लाई कांस्टेंट रहेगा तो उस केस में भी क्या होता है, उस कमोडिटी का जो है वो प्राइस इंक्रीज करता है ना। अब जैसे कि मार्केट, अब हम लोग जाते हैं, अगर मार्केट में पेन एक ही है और जो पेन का सप्लाई है वो लिमिटेड अगर कहें एक ही है, या तीन चार जो भी चार पांच पेन है, मान लेते हैं हम लोग पांच पेन है, ठीक है, लेकिन जो डिमांड है उसका, उसको पेन को खरीदने के लिए 10 लोग मार्केट में मौजूद हैं। तो क्या करते हैं ऐसा में, उसका जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, उस पेन का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर देता है। तो इन्फ्लेशन भी इसी तरह से काम करता है। ठीक है। सेकेंड है, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन द इंक्रीज इन सप्लाई। इसमें क्या हो रहा है कि डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है और सप्लाई भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डिमांड जितना ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है सप्लाई उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से भी क्या होता है, प्राइस राइज होता है और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। थर्ड है, डिमांड इंक्रीजेज बट सप्लाई इज डिक्रीजिंग। थर्ड केस में क्या है, डिमांड इंक्रीज कर रहा है लेकिन सप्लाई डिक्रीज कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब सप्लाई डिक्रीज करने लगता है, कम होने लगता है और डिमांड इंक्रीज करने लगता है तो प्राइस राइज होगा। तो इस वजह से इन्फ्लेशन मिलेगा इकोनॉमी में। फोर्थ नंबर, डिक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन द डिक्रीज इन डिमांड। पूर्ति में कमी की दर मांग में कमी की दर से अधिक हो जाती है। अब होता क्या, इसमें जो सप्लाई है वो भी डिक्रीज कर रहा है और जो डिमांड है वो भी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन सप्लाई उससे ज़्यादा तेज़ी से घट रहा है ना। डिमांड जिस तेज़ी से घट रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी से सप्लाई घट रहा है। तो इस कारण से भी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है उस वस्तु का। तो इस वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। पांचवा पॉइंट है, डिमांड इज कांस्टेंट बट सप्लाई डिक्रीजेस। इसमें क्या है, डिमांड जो है वो कांस्टेंट है और सप्लाई घट जाता है। तो इसमें फिर से वही, जब डिमांड कांस्टेंट हो गया सप्लाई कम हो गया तो डिमांड से कम सप्लाई हो जा रहा है, तो इस वजह से फिर प्राइस राइज होने लगता है और फिर से इन्फ्लेशन का केस आ जाता है। ठीक है। तो ये पिगू का व्यू था। When there is excess aggregate demand compared to the aggregate supply, then there is price rise which is called inflation. अगर हम लोग वो पांचों पॉइंट को कंक्लूड कर दें तो इसमें क्या निकलता है कि जो कुल डिमांड है, जो कुल मांग है उस वो, और जो कुल सप्लाई है वो, आपस में दोनों को अगर कंपेयर करते हैं हम लोग तो क्या होता है कि जो कुल मांग है वो अधिक हो जाती है और कुल सप्लाई जो है वो कम हो जाता है। तो इस केस में इन प्राइस राइज होता है और उसी प्राइस राइज को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं केन्स ने क्या कहा है इस पर। तो अकॉर्डिंग टू केन्स, आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस देन डिजायर एक्सपेंडिचर इज लेस देन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर।
दिस काउजेज द प्राइस राइज विच इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। केन्स के अनुसार क्या है कि जब किसी भी इकोनॉमी में जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट जो डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट सोच के रखती है कि मैंने इस साल इतना खर्चा करना है, तो उसमें क्या होता है कि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो वास्तविक में बढ़ जाता है ना। बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, तो इस केस इसी वजह से उसका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जितना उन्होंने सोच के रखा उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस केस में भी प्राइस राइज देखने को मिलता है और इसी प्राइस राइज को इन्फ्लेशन कहते हैं। ये केन्स का व्यू था। इसको हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं। ये ग्राफ देखिए आप लोग, इसमें एक्स एक्सिस में इनकम को लिया गया है और वाई एक्सिस में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को लिया गया है। ओ वाई जो मेरा है वो इनकम लाइन है, ठीक है। अब पहले क्या है, सी प्लस आई लाइन जो है वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट लाइन है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग, डेल्टा आई का चेंज कर रहे हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट लाइन है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट लाइन है, वो शिफ्ट करके ऊपर की ओर चल जाता है, जो कि सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई है, ठीक है। इनिशियली में जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट लाइन है वो हमारा इनकम लाइन को ई पॉइंट पे काट रहा है, जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो जो मेरा ई वाई हो गया वो क्या हो गया, मेरा डिजायर एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इतना खर्च करने का इच्छा जताती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से क्या हो जाता है, जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज करके कहाँ पे हो जाता है, ई वन वाई तक हो जाता है, ये ई वन वाई तक पूरा। तो ये मेरा क्या हो गया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो गया, ई वन वाई एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो गया गवर्नमेंट का, ठीक है। इसी दोनों का डिफरेंस को ई वन वाई माइनस ई वाई, ये डिफरेंस को अगर हम लोग निकालते हैं तो इसमें क्या मिलता है, ई वन ई। इसी डिफरेंस को की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, ऐसा केन्स का कहना है। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। उस डिफरेंस को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप एक नाम दिया गया, केन्स ने नाम दिया है, उसको इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। अकॉर्डिंग टू केन्स, ड्यू टू दिस इन्फ्लेशनरी गैप देयर इज प्राइस राइज इन द इकोनॉमी। और केन्स का कहना है कि इसी इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से इकोनॉमी में प्राइस राइज होती है और उसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये था केन्स का व्यू। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि इन्फ्लेशन के कितने प्रकार होते हैं। चलिए, पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगता हुआ मुद्रास्फीति। दोस्तों जब इन्फ्लेशन जो है वो 3% से कम रहती है, किसी वर्ष अगर इन्फ्लेशन की दर जो है, मुद्रास्फीति की दर जो है वो 3% से कम रहती है, तो उसको हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई मुद्रास्फीति। जब इन्फ्लेशन का दर, मुद्रास्फीति की दर जो है वो 3% से 7% के बीच में रहती है, तो उसको हम लोग वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। पहला मेरा क्या था, क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो कि 3% से कम। दूसरा मेरा वॉकिंग इन्फ्लेशन जो कि 3 से 7 के बीच में है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। क्रीपिंग एंड वॉकिंग इन्फ्लेशन बोथ आर कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन। रेंगती हुई और चलती हुई मुद्रास्फीति को मुख्य मुद्रास्फीति कहते हैं। जहाँ दोस्तों इसको मेन इन्फ्लेशन कहा गया है, क्योंकि क्रीपिंग और वॉकिंग इन्फ्लेशन से इकोनॉमी में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, और इसी इन्फ्लेशन के रेट से ही अधिकतर इकोनॉमी जो है वो हम इंडिया की ले लें, अमेरिका की ले लें, या जितने भी डेवलप्ड कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो इसी रेट पे चलना पसंद करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इन्फ्लेशन लेस देन 10% पर एनम इज़ नॉट डेंजरस फॉर द इकोनॉमी। 10% से कम का जो मुद्रास्फीति है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए खतरनाक नहीं है। उतनी मुद्रास्फीति किसी भी इकोनॉमी में चलेगी, उसमें दिक्कत नहीं है कि बहुत ज़्यादा वस्तुओं में प्राइस राइज हो जाएगा, ऐसा कोई देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरा है इन दिस केस प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा इंक्रीजेस। तो इस स्थिति में क्या होता है, 10% से कम की स्थिति में क्या होता है, इसमें उत्पादन भी बढ़ती है, रोजगार भी बढ़ती है, और उत्पादन और जब रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा, व्यक्ति की आय भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा रनिंग इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जब 10% से 20% के बीच में रहता है तो उसको हम लोग रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जैसे इन्फ्लेशन रेट 10% से बढ़ने लगता है तो किसी भी अर्थव्यवस्था में उसका प्रतिकूल प्रभाव दिखने को मिलता है। जो वस्तु का जो कीमत है वो धीरे धीरे अत्यधिक बढ़ने लगती है, क्रय क्षमता से अधिक बढ़ने लगती है ना।
कैन बी कंट्रोल्ड, लेकिन रनिंग इन्फ्लेशन को फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाए या अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दे तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेडलाइन और डेडलाइन इन्फ्लेशन। इसको हेडलाइन और डेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं। किसी किसी बुक में हेडलाइन लिखा हुआ कहीं पे और कहीं कहीं डेडलाइन लिखा हुआ है ना। तो इसी को कहा जाता है, रनिंग इन्फ्लेशन को ही हेडलाइन या डेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। चौथा है हमारा हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब बेलगाम मुद्रास्फीति। तो इसका वर्ड से भी हमें पता चल जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब जिस पे कोई कंट्रोल ना हो। तो इन्फ्लेशन मोर देन 20% पर एनम कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। 20% से जैसे इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होने लगती है तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड इन्फ्लेशन, और इसको थ्रेशोल्ड इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इसका एक और नाम क्या है? थ्रेशोल्ड इन्फ्लेशन। द इकोनॉमी इज कोलैप्स्ड इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। इस तरह की मुद्रास्फीति में जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से ढह जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसको कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है ना, इसको लगभग नामुमकिन है कंट्रोल करना। अगर हम उदाहरण में ले ले तो सूडान जो देश है वो, फिर जिम्बाब्वे, तो इनका जो इन्फ्लेशन है वो हाइपर इन्फ्लेशन हो गया है। तो इसमें हम लोगों ने बीच में न्यूज़ भी आया था कि जिम्बाब्वे में क्या है कि एक ब्रेड को ख़रीदने के लिए लोग ट्रकों में भर भर के पैसे ले जा रहे हैं। तो वही है, इन्फ्लेशन से क्या हो गया, वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। तो उस वजह से उनका जो पैसे का जो वैल्यू था वो बहुत ही कम हो गया। तो इस वजह से वहाँ की वस्तुएं इतनी ज़्यादा महंगी हो गई कि उन्हें ट्रकों में भर भर के पैसे ले जाना पड़ता था, तब जाके उन्हें वो वस्तु प्राप्त होती थी। तो दोस्तों ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। पहला था हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन, दूसरा था हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन और वॉकिंग इन्फ्लेशन को हम लोग कोर इन्फ्लेशन भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा रनिंग इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग हेडलाइन या डेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। और चौथा था हमारा हाइपर इन्फ्लेशन, जिसको थ्रेशोल्ड इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन्फ्लेशन के बढ़ने या घटने का कॉजेज़ क्या होते हैं, फिर उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी पे, और फिर उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक। तो आज के वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार ये जो चारों हम लोग टाइप्स पढ़े हैं उसको हम लोग एक बार ग्राफिकली देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो ये ग्राफ है हमारा टाइम प्राइस लेवल ग्राफ। एक्स एक्सिस में टाइम को लिया गया है और वाई एक्सिस में प्राइस लेवल को लिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है मेरा लेस देन 10% का इन्फ्लेशन, ये लाइन जो 10% से कम है उसको हम लोग कोर बोलते हैं, जिसमें क्रीपिंग और वॉकिंग इन्फ्लेशन आ जाता है। इसके बाद 10% से 20%, इसको हम लोग हेडलाइन और डेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके बाद जब इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको हम लोग थ्रेशोल्ड इन्फ्लेशन कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग एक और नाम से हम लोग जिसको बुलाते थे उसका नाम क्या था, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा इन्फ्लेशन पार्ट 1। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।